नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल SPKC AIO। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम सीरीज के नाम से क्लास 10th के लिए मैंने जो विशेष सीरीज वीडियोज की बनाई हैं, उनमें से आज करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम सीरीज 2023 के अनुसार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ही हल कराएंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है, और कुछ भाग जो कि इस वर्ष की परीक्षा के अनुसार रिड्यूस कर दिया गया है उसको हम नहीं लेंगे। ये पॉलिनोमियल से संबंधित जो विशेष जानकारी है वो क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने डिटेल इसका कराया है। तो जिस स्टूडेंट को यदि पॉलिनोमियल से संबंधित कोई भी शंका है तो उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें पॉलिनोमियल का बारीकी से एक एक पॉइंट को हमने समझाया है। तो यहाँ पर हम डिटेल उसकी नहीं देंगे, संक्षेप में बताते हुए सीधे हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन्हीं क्वेश्चनों को ही हम हल कराएंगे, जो कि आपके प्रश्न पत्र में जब भी आप पेपर देने जाएं तो वे क्वेश्चन आपको मिले। तो इसीलिए जो होशियार स्टूडेंट हैं वे तो देखें ही, लेकिन जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए भी ये एग्ज़ाम सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि इसके नाम से विदित है, बहुपद, बहु यानी कि बहुत से, पद यानी टर्म्स। तो ये हमारा यूनानी भाषा का शब्द है पॉलिनोमियल्स। पॉली यानी पॉली का अर्थ होता है मैनी, और मैनी मीन्स कई या बहुत, कई या बहुत से पद। और नोमियल्स का अर्थ होता है टर्म्स यानी कि पद। तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्या है, ये चेन ऑफ टर्म्स, यानी एक तरह से हम इसको चेन ऑफ टर्म्स कहते हैं। चेन ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की श्रृंखला। पहले 1 से लेकर के 4 जो चैप्टर दिए हैं वो सभी हमारे अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। तो पॉलिनोमियल भी अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हमें देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ 2x² प्लस √x -2, और दूसरा हमने यहाँ उदाहरण लिया x³ -2x -2 प्लस 5x + 1। और तीसरा उदाहरण हम लेते हैं यहाँ कि जैसे x² लिया और प्लस 2/x लिया और माइनस ये हमने 5 ले लिया। तो क्या इनको हम बहुपद या पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है या नहीं है। अब इसमें हम चौथा और ले लेते हैं उदाहरण। तो इसमें लिख देंगे -3x² + 2x -2। तो इस प्रकार से हमें ये 1 2 3 4 यानी कि 4 ये एग्जाम्पल्स के रूप में दिए हैं। अब हमको देखना है कि वास्तव में इनमें से ये सभी बहुपद कहे जाएंगे या इनमें से कोई एक ही हमारा बहुपद होगा, और जो शेष हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो बहुपद के लिए आवश्यक होता है कि कभी भी जैसे कोई अचर दिया है, वो अचर के साथ में यदि चर राशि है तो चर पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि जो भी अचर राशि हो वो हमारी 0 से बराबर ना हो, यानी माइनस प्लस कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो। क्योंकि यदि अचर राशि 0 हो जाएगी तो हमारा ये 0 पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल और इस पर होल नंबर। तो यहाँ हमारा C यानी कि कांस्टेंट और V अर्थात वेरिएबल, और यहाँ W अक्षर को बोलेंगे होल नंबर। यानी कि ये सभी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहे जाएंगे, अर्थात इनको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। अब इनमें से देखेंगे कि जिसमें ये कंडीशन लागू हो रही हो वही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखेंगे यहाँ कि यहाँ √x यानी यहाँ चर पर ये घात है तो ये हमारी पूर्ण संख्या है, और यहाँ देखेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर x है।
अर्थात जो x है उस पर अंडर रूट है तो अंडर रूट हटेगा तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी 1/2। अंडर रूट एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, तो 1/2 ये हमारी एक रेशनल नंबर है। तो नॉट होल नंबर। तो इसलिए यदि इस प्रकार से रूट में कोई चर राशि मिले या उस पर घात हमारी रेशनल नंबर हो तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और इसमें देखेंगे 2x - 2, तो यहाँ पर तो होल नंबर है लेकिन यहाँ पर हमारा रेशनल नंबर या इंटीजर है, तो -2 के रूप में। तो चर पर घात माइनस यानी ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। तो जैसे x - 2 है तो ये हमारा 1/x2 इस प्रकार से लिख देंगे, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यदि पूर्णांक में चर से भाग दिया जाए तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे कि 2/x, जैसे 2/x, तो हमारा ये √x है तो ये भी बहुपद नहीं है। और यहाँ पर ये घात माइनस के रूप में है तो ये भी बहुपद नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ वेरिएबल x से ये डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा पॉलिनोमियल की श्रेणी में नहीं आएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम इसे देखेंगे तो इसमें देखेंगे -3x² + 2x - 2, तो यहाँ चर पर घात 2 है जो कि होल नंबर है। और यहाँ जो कॉफिशेंट है -3, तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता, केवल 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे तो 2x यानी x पर कोई घात नहीं है तो एक घात लेते हैं, इसमें भी पूर्ण संख्या मानी जाएगी। और -2 है तो यहाँ यदि चर की कोई घात नहीं है तो यहाँ x पर घात हम 0 कह सकते हैं। तो 0 भी हमारा होल नंबर के अंतर्गत आता है, क्योंकि x घात 0 क्या होगा 1, तो यहाँ x घात 0 = 1 होता है, तो 2 बन जा 2 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा पॉलिनोमियल की परिभाषा में सही फिट होता है, तो ये चौथा पॉलिनोमियल होगा। तो इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल्स की पहचान करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर, तो ये हमारा होगा पॉलिनोमियल। तो सूत्र रूप में हमको ये याद रखना है। और यदि कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और यहाँ पर रियल नंबर हो तो फिर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे या इसको बीजी व्यंजक कह सकते हैं। ओटी टाइप का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि सभी बहुपद बीजी व्यंजक होते हैं। तो जो भी बहुपद होंगे वो सभी बीजी व्यंजक अर्थात एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहे जाते हैं, लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो अब यहाँ हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल में डिग्री, टर्म और कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हम ले लेंगे, मान लो यहाँ पर हमने लिया 2x² - 3x + 5, तो ये हमारा एक बहुपद है। अब चूंकि बहुपद को हम p और यहाँ यदि चर x के रूप में है तो यहाँ x लिख देते हैं। अब इसमें देखेंगे हम कि कोफिशिएंट क्या होता है, अर्थात यहाँ मल्टीपल ऑफ वेरिएबल यानी कि चर का गुणांक, चर का गुणन। तो देखेंगे यहाँ पर 2x² - 3x + 5, तो ये हमारी चर राशि है, तो ये चर है यानी कि वेरिएबल है। अब चर के साथ में जो गुणा के रूप में दिया होता है तो ये 2 हमारा हो जाएगा यहाँ कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। इसी प्रकार से 3 है तो ये हमारा गुणांक हुआ। और यहाँ यदि देखें तो यहाँ पर हम x 0 लिख सकते हैं, तो हमारी चर राशि x हुई और 0 इसकी घात हुई, तो ये तो चर हो गई और ये हमारा कांस्टेंट हो गया, अर्थात ये हमारा गुणांक हो गया। तो ये गुणांक होता है।
तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। अब देखेंगे इसमें पद यानी टर्म। टर्म क्या होता है? तो टर्म का आशय है कि चर और अचर जो कि गुणनफल के रूप में हो या मल्टीप्लाई के रूप में हो और उनको प्लस और माइनस चिन्ह से अलग किया गया हो, तो इस प्रकार से बने बहुपद को हम टर्म में कितने टर्म हो सकते हैं लिख सकते हैं। तो यहां देखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहां देखेंगे कि प्लस और माइनस चिन्ह से इन पदों को कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग किया गया है। तो कांस्टेंट वेरिएबल ये गुणा के रूप में है और इसे माइनस चिन्ह से यहां अलग रखा है, और 3x इनको माइनस चिन्ह के बाद में और पहले अलग अलग सेपरेट कर दिया, और प्लस 5 ये कांस्टेंट ये हमारा अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे प्लस माइनस चिन्हों के अनुसार आगे और पीछे यानी कितने हमारे पद दिए हुए हैं। तो हमारा ये एक पद हो गया, और एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे ये 3 टर्म्स हुए, यानी 3 टर्म्स बोलेंगे, यानी कि इसको 3 पद वाला बहुपद कहेंगे। तो इसी प्रकार से टर्म के आधार पर हमारे बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। तो टर्म के आधार पर हम इनको एक पदी कह सकते हैं और द्विपदी कह सकते हैं और त्रिपदी कह सकते हैं, और इसके बाद में जितने भी आएंगे उन सबको कॉमन रूप से हम बहुपद ही कहते हैं। लेकिन 1, 2, 3 इनको हम इस नाम से करते हैं, तो इसको मोनोमियल बोल देंगे एक पदी को, इसको बोल देंगे बाइनोमियल, और इसको बोल देते हैं ट्राइनोमियल। तो इस प्रकार से हमारे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी यानी 3 प्रकार से ये बहुपद होंगे, और इनके बाद में जितने भी पद होंगे उन सबको कॉमनली हम बहुपद के नाम से बोल देते हैं। तो एक पदी जिसमें कि एक पद हो, तो एक पद हमारा जैसे मान लो 2x स्क्वायर हो, या मान लो ये 5 हो, तो ये भी एक ही पद है, भले ही कांस्टेंट के रूप में है। और इसी प्रकार से हम द्विपदी जैसे 2x प्लस 1 है, तो ये हमारा 2 पदी हो गया, यानी 2 बहुपद हो गए इसमें। ट्राइनोमियल जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 1, 2, 3, इस प्रकार से ये 3 पद हो गए। तो ये हमारे टर्म्स हुए। अब इसके बाद हम देखेंगे डिग्री, इसको बोलते हैं घात, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की अधिकतम घात को हम डिग्री यानी कि घात के रूप में जानते हैं। तो जैसे मान लो ये दिया 3, तो अब यहाँ ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं। तो वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लेंगे और उस पर घात के रूप में शून्य रख देंगे। तो ये हमारा होगा शून्य घात वाला बहुपद, यानी कि 0 पॉलिनोमियल। तो इसको बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल, यानी कि शून्य घात वाला बहुपद। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? शून्य। तो शून्य घात वाला ये बहुपद हो गया। अब यदि हमको दे दिया जाए यहां 2x प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा एक घात वाला बहुपद। इसको ही बोलते हम लीनियर पॉलिनोमियल, अर्थात रैखिक बहुपद। तो यहां चर है और इस पर घात 1 है। अब यदि घात 2 मिल जाए हमको, तीसरा, जैसे कि यहां लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहां चर ये भी है, चर ये भी है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यहां लिखेंगे चर की अधिकतम घात, तो ये हमारी कितनी होगी? 2। अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अंग्रेजी में बोल देंगे। अब हम देखेंगे यहां चौथा पॉइंट। मान लो हमने यहां लिखा -2x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो ये 1, 2, 3, 4, तो पदों के आधार पर ये कैसा है? 4 पदी, यानी पॉलिनोमियल्स कहेंगे इसको। लेकिन घात के आधार पर यहां अधिकतम घात कितनी होगी इसकी? अधिकतम घात यहां होगी चर x, x और x। तो इस पर घात 1 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है, तो अधिकतम घात यहां कितनी होगी? 3,
यानी 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से 4 घात वाले भी मिलेंगे, 5 घात वाले भी मिलेंगे, 6 घात वाले भी मिलेंगे, तो उनको भी हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। और इसका विवरण हमने क्लास 9 की वीडियो में बताया, जिसकी लिंक आपको अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ ध्यान देंगे, हम 3 यानी कि 1 घात वाला, 2 घात वाला और 3 घात वाला, तो कॉमनली हम इसी को लेकर के पॉलिनोमियल में चलते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे हम बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो बहुपद के शून्यक से तात्पर्य है हमारा कि कोई भी बहुपद में यदि हम चर के मान को रखकर हल करें तो हमें बहुपद शून्य के रूप में प्राप्त हो जाए। तो चर का जो भी मान होगा वही हमारा बहुपद का शून्यक कहलाता है, अर्थात जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक। तो अब इसको समझने के लिए हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम कोई भी बहुपद, मान लो px हमारा ये जनरल इक्वेशन के रूप में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म में कहा जाता है, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यापक समीकरण। तो इस प्रकार से हमें कोई बहुपद मिल सकता है। तो इसके शून्यक यदि हम देखें तो शून्यक को हम यहाँ अल्फा और बीटा के रूप में लेंगे। हालांकि जब हमें क्यूबिक टाइप का होगा तो उसमें हमें 3 शून्यक मिलेंगे, यानी अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा, यानी अल्फा इसको बोलते हैं अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं गामा। तो यदि 3 घात वाला बहुपद होगा तो हमें गामा भी लेकर के चलना है, लेकिन हमारे सिलेबस से इस वर्ष के इसे हटा दिया गया है। तो हम यहाँ अल्फा और बीटा 2 शून्यक ही लेंगे। तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो के हम कोई अचर या रियल नंबर के रूप में ले लेंगे, तो हमारा ये बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार से हम शून्यक के रूप में ये पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। तो जब हिंदी में हम लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन। इस प्रकार से भी हम बहुपद को बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है, यदि हमारा चर x के रूप में है तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y होता तो यहाँ y करते, यानी जो भी होता यहाँ करते, p होता तो यहाँ भी p कर देते, q होता तो q कर देते। तो इस प्रकार से लिखेंगे। और ध्यान देंगे, यदि हमें a b c के रूप में चाहिए तो हमारा ये बहुपद बन जाएगा यहाँ माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो इस प्रकार से भी हम बहुपद को लिख सकते हैं यदि हमें मान ए बी सी के रूप में ज्ञात हो। तो कहने का आशय यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमारा माइनस बी अपॉन ए होता है, या हम इसको कह सकते हैं माइनस यानी एक्स का गुणांक अपॉन एक्स वर्ग का गुणांक। और जब शून्यकों का हम गुणनफल लेंगे तो ये हमारा होगा c अपॉन ए, यानी कि अचर पद, और अपॉन होगा एक्स वर्ग का कोफिशिएंट यानी गुणांक। तो ये हमारे एक्सरसाइज के अंतर्गत हमें ये सब ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में हमें इनसे संबंधित 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुपद से शून्यक हमें निकालने होंगे
और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन दिया होगा तो हमको बहुपद बना करके देना होगा। तो इन दो प्रकार से ही क्वेश्चन हमें हमारे सिलेबस में इस वर्ष करने होंगे। इनमें से कोई भी एक प्रकार से हमें एग्जाम में 2 नंबर का आ सकता है। तो इनको करने से पहले थोड़ा सा हम ग्राफ पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ओटी में यदि पूछेंगे तो 1 नंबर का हमें ग्राफ से संबंधित भी पूछ सकते हैं। तो जब भी हमारा कोई एक्स और वाई अक्ष को लेकर के ग्राफ हम बनाते हैं इस प्रकार से, तो ये ध्यान रखना हमको कि ग्राफ में ये बताइए कि शून्यकों की संख्या क्या है। तो शून्यकों की संख्या ये हमको पूछा जा सकता है इस ग्राफ के माध्यम से। तो इसके लिए हम ध्यान देंगे कि एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदी बिंदुओं की जितनी संख्या होगी उतने ही हमारे शून्यकों की संख्या होगी। यानी इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ हमने यहां ड्रा किया इस तरह से। तो यहां पर हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को इस बिंदु पर मान लो ए बिंदु है और इस बिंदु पर यानी कि बी बिंदु है, और यहाँ ये सी बिंदु हम लेते हैं। तो सी बिंदु पर ये हमारा जो ग्राफ है ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, कैसे, एक्स अक्ष को। तो यहाँ वाई अक्ष से हमें कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जितने शून्यकों की संख्या होती है उतने ही घात वाला हमारा बहुपद होता है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 3। तो ये हमारा त्रिघाती बहुपद होगा। तो ये 4 हमें ग्राफी आकृतियां यहाँ दी गई हैं। तो इसमें देखेंगे शून्यकों की संख्या को हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जो लाइन हमारी गई है ग्राफी, तो ये वाई अक्ष को काट रही है लेकिन एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है। तो इसको हम बोलेंगे शून्यकों की संख्या यहाँ 0 होगी। और इसमें शून्यकों की संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफी लाइन है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार जब शून्यकों की संख्या 1 हो तो उसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। और यहाँ देखेंगे तो ये हमारी ग्राफी लाइन है, तो ये यहाँ पर ये वाई अक्ष को काट रही है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष को इस बिंदु पर और यहाँ इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित कर रही है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 2। और देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ ये वाई अक्ष को यहाँ काट रही है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक्स अक्ष को ये सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है यहाँ भी, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हम लिख देंगे 1। जब शून्यकों की संख्या 2 होगी तो इसका मतलब ये हमारा द्विघाती बहुपद होगा। तो ये एक घात वाला यानी कि रैखिक होगा। ये यदि एग्जाम में बना हुआ मिल जाए और उसमें पूछ दिया जाए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्स अक्ष पर हमारी ग्राफी लाइन कितने स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जितने भी प्रतिच्छेदी बिंदु होंगे उतने ही शून्यकों की संख्या भी होगी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उनमें से कुछ प्रश्न को कराएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकने वाले होंगे। अब यहाँ हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हमने यहाँ एक बहुपद लिया px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस रूप में हमने एक बहुपद ले लिया। चूँकि ये शायद हमारे एग्जाम्पल में भी दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले जनरल फॉर्म के हिसाब से यदि इसकी तुलना करेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से ही मिलेगा, px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो तुलना करें यदि तो हमें यहाँ a इक्वल मिल जाएगा यानी x वर्ग का गुणांक 1 और b इक्वल मिल जाएगा यहाँ -3 और कांस्टेंट c इक्वल मिल जाएगा -4। तो इनका यदि कंपैरिजन करेंगे तो हमें इस प्रकार से ये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें बहुपद दिया होगा और पूछेंगे कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट के माध्यम से हल करेंगे, यानी कि मध्य पद को अलग अलग करके इसके हम गुणनखंड करेंगे और फिर हम इसके शून्यक प्राप्त कर लेंगे। तो चूंकि ये हमें एक्स स्क्वायर -3x -4 ये दिया है,
तो इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक जब निकालना है तो हमें पी एक्स इक्वल क्या हो जाए, 0। तो पी एक्स का तात्पर्य ये है, तो ये हमारे कितने हो जाए, 0 के इक्वल। तो अब इनके हम पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करके गुणनखंड करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि 9th में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है कि पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को हम गुणा करते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे -4x²। अब इनके दो ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनको यदि प्लस या माइनस करें तो हमें ये मध्य पद यानी कि बीच का पद मिल जाए, और यदि उन दोनों पदों का गुणा करें तो हमें यही मिले। तो यदि हम इनको 2x × 2x कर देंगे और माइनस चाहिए हमें, तो मान लो किसी में माइनस कर दें, तो 2 × 2 = 4x² तो हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि मल्टीप्लाई का चिन्ह जो हटा दें गुणा, तो हमें ये मिलेंगे 2x + 2x, यानी कि ये 0 हो जाएंगे, जबकि हमें चाहिए यहाँ -3x। तो ये हमारा इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो फिर हम 4x² के दूसरे खंड को लेंगे, यानी कि 4 × 1 = 4, तो 4 × 1 = 4, और x² है, x का स्क्वायर है, तो x इसके साथ कर देंगे तो 4 × 1 = 4 x² हो जाएगा। लेकिन हमें ये माइनस में चाहिए, तो गुणा में माइनस तभी प्राप्त होगा जब एक संख्या हमारी ऋणात्मक हो। तो यहाँ ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ चिन्हों को लगाना है। तो यहाँ जब भी हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस की संख्या हमें प्राप्त हो, -3x, तो जो बड़ी संख्या है उसके साथ हम माइनस लगा देंगे, तो हमें ये -3x यहाँ मिल सकते हैं। तो अब यदि मल्टीप्लाई का चिन्ह हटाएं तो हमें ये 1x और -4x मिल जाएंगे। तो 4x और +x इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3x हमें ये मध्य पद मिल जाएगा इस प्रकार से। तो इसके स्थान पर हम इसके ये गुणनखंडों को लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे x² + x -4x और -4 = 0। अब इनको हम जोड़े के रूप में ले लेंगे और फिर हम दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ x दोनों में मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा हमें x + 1, और यहाँ माइनस चिन्ह है, तो हमेशा माइनस चिन्ह हो तो माइनस ही कॉमन लेना, प्लस हो तो प्लस लेना है। तो इन दोनों में 4 हमें कॉमन के रूप में मिल रहे हैं, तो यहाँ माइनस चिन्ह लिया तो यहाँ हमें प्लस चिन्ह के रूप में x मिलेगा, और यहाँ से जब माइनस गया तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा 1, यानी 4 कॉमन लिए तो 1 हमारा शेष बचा, =0 हो जाएगा। अब ये दोनों हमें सेम मिले, तो इन दोनों पदों में से हम x + 1 को कॉमन ले लेंगे। तो फिर हमें मिलेगा, इसमें ये कॉमन के रूप में आ गए तो ये मिलेगा x, और इसमें से ये कॉमन आ गए तो इसमें मिलेगा हमें 4। तो अब ये दो हमारे गुणनखंड हो गए। तो इन गुणनखंडों को हम शून्यक के रूप में ले लेंगे, अर्थात x + 1 हमारा 0 हो जाएगा, तो x = -1 एक शून्यक हमें ये मिल जाएगा। और इसी प्रकार से x - 4 = 0 हो जाएगा, तो x = हमें 4 ये दूसरा शून्यक मिल जाएगा। तो हमारे x = 4 - 1 ये हमारे शून्यक हुए। अब यदि हम जांच करेंगे इसके अनुसार, तो जांच के लिए हम देखते हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा ये हमारा कितना होता है, -b/a। तो अल्फा + बीटा यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -b यानी x का गुणांक और /x² का गुणांक ये मिले। तो यहाँ देखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यक हमारे कौन से हुए, यानी कि अल्फा हुए ये 4 और बीटा को हमने ले लिया -1। तो यहाँ पे यदि हम रखेंगे तो ये 4 + -1 इक्वल x का गुणांक हमें कितना मिला यहाँ माइनस, तो ये तो सूत्र का माइनस होगा, और ये होंगे -3 x² का गुणांक कितना है 1, इस प्रकार से। तो ये 4 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, इक्वल माइनस का माइनस में होगा तो प्लस के 3/1 हो जाएंगे। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा यहाँ 3। तो ये हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हुए। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हुआ।
यानी ये सत्यता की जांच हो गई कि शून्यकों का यदि योग करें तो x का गुणांक और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें प्राप्त होगा। अब देखेंगे इसे हम शून्यकों का गुणनफल के रूप में रखकर। तो यहाँ शून्यकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा होगा c अपॉन a। तो अल्फा यानी 4 इंटू बीटा -1 इक्वल c। तो c का तात्पर्य है यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा कितना है -4 और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो इनको हल करेंगे तो 4 1 जा 4, ये -4 हो जाएंगे और ये भी -4 हो जाएंगे। तो यह भी सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से एक प्रश्न हमें पूछा जा सकता है। इनमें अंतर ये होगा कि संख्याएं कोई भी चेंज हो सकती हैं और हमें ये ज्ञात करना होगा इसके शून्यक। अब हम इसी प्रकार से और 2 प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ हम एक्सरसाइज 2.2 से ये 3 क्वेश्चन को हल करेंगे और ये तीनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इनमें से कोई एक पेपर में दे दिया जाए। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और वो हल कर देते हैं, तो गलत हल की भी संभावना बन जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा x² और ये x वाला पद है और ये हमारा अचर पद है। तो पहले इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि घातों को घटते क्रम में। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ 6x² - 7x और -3। तो ये हमारा यानी px ये बहुपद हो गया। तो अब इनके हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक ज्ञात करो। 6x² - 7x -3। तो पहला और अंतिम पद इनका गुणनफल देखेंगे। तो 6 3 यानी कि 18x² ये माइनस के हमारे होंगे। तो इनके हमको ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने से हमें 18x² यानी कि पहले और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हो, और यदि उनका गुणा का चिन्ह हटा दिया जाए तो हमें -7x प्राप्त हो जाए, यानी जोड़ने या घटाने पर। तो इनके देखेंगे हम 9 × 2 तो हमारे 18 हो जाएंगे। x और x दोनों में रख देंगे। अब माइनस चिन्ह चाहिए तो यहाँ देखेंगे माइनस की संख्या हमें यहाँ चाहिए, तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसके साथ हम माइनस ले लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² प्राप्त हो जाएंगे और चिन्ह हटा देंगे तो हमें ये -9x + 2x हो जाएंगे और ये बचेंगे -7x, यानी कि ये बीच का टर्म्स हमें मिल जाएगा। तो इसके स्थान पर हम इनको लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम शून्य ज्ञात करना है तो px हमारा क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ लिख देंगे हम 0 और ये 6x² हो जाएंगे और -7x के स्थान पर हम ये लिखेंगे, यानी -9x और +2x -3। तो इनका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनका पहले और अंतिम पद का गुणनफल यानी कि 18x² माइनस हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये -7x हमें मिल जाएंगे। तो इनको हम जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें 3x इनमें दोनों में कॉमन मिलेगा, तो 2x - 3 मिल जाएगा यहाँ, प्लस इन दोनों में हमें कॉमन के रूप में यदि कोई संख्या नहीं मिलती दोनों में से तो कॉमन सदैव हम 1 लेते हैं, यानी 1 तो दोनों के साथ में 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 1 हमें सबके साथ में होता ही है। तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3 चौकी 2। अब ये दोनों हमारे हमेशा कॉमन मिलते हैं तो इनको ले लिया 2x - 3, तो ये कॉमन में आ गए। तो दूसरे कोष्टक में मिलेंगे हमें 3x और प्लस इसमें मिलेंगे 1, तो ये हमारे 0 के इक्वल होंगे। तो इनको हम अलग अलग ले लेंगे। 2x - 3 एक शून्यक हमें यहाँ से मिलेगा
और एक शून्यक मिलेगा हमें 3x + 1 = 0 करके। तो यहाँ हो जाएंगे 2x = 3, तो x इक्वल हो जाएगा 3/2। और इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 3x = -1, तो x इक्वल हो जाएगा -1/3। तो ये दोनों हो गए हमारे शून्यक। तो एक शून्यक हमारा 3/2 हुआ और एक शून्यक हमारा -1/3 हुआ। यदि इनको हम इन मानों को इस इक्वेशन में यदि रखेंगे तो हमें px 0 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए इनको कहेंगे शून्यक। अब इनकी यदि जांच करेंगे तो जांच में हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो ये -b/a होगा। तो शून्यक हमारे कितने हुए? 3/2 प्लस -1/3 और -b/a। तो b/a यदि इनकी तुलना कर दी जाए ax² + bx + c से तुलना, तो हमारा a मिलेगा हमको 6 और b मिलेगा -3। ये यहाँ तुलना करेंगे इससे, इसकी, तो a मिलेगा 6 और b मिलेगा हमें -7 और c मिलेगा यहाँ -3। तो ये ध्यान देना है हमें यदि वो सत्यता की जांच करने को बोले। तो -b यानी कि -7, तो -7/a यानी कि 6 x वर्ग का गुणांक। इनका यदि LCM लेंगे तो यहाँ 3 3 जा ये 9 होगा और प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, /6 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस के 7/6। तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/6 और 7/6। तो ये हमारा सत्यता की जांच हो जाएगी। और इसी प्रकार से शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन यानी कि 3/2 × -1/3। तो शून्यकों का गुणन करेंगे तो ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएंगे, तो -1/2 होगा। और -1/2 क्या होगा? ये होगा c/a। c/a कितना हुआ? यहाँ दिया हुआ है -3 और अपॉन दिया हुआ है a6, अर्थात इनसे ये डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1/2 यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इनके इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारा सिद्ध हुआ। अब ये चौथा इसमें प्रश्न दिया हुआ है 4u² + 8u। तो इनसे शून्य ज्ञात करना है। तो इसको देखेंगे तो ये हमारा बहुत ही इजी है। इसमें देखेंगे कि दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो 4 और 4 2 जा 8 यानी 4 इसमें भी छिपा हुआ है। तो 4u हमें कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ बचेगा u और प्लस 4 2 जा 8 और u हमारा कॉमन के रूप में आ गया। तो ये इक्वल 0 हो जाएगा। चूंकि ये हमारा, इसे हम लिख सकते हैं px = 4u² + 8u, इस तरह से लिख देंगे। और कांस्टेंट में कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, +0। तो ये हमारा 4u² + 8u = 0 के रूप में लिख देंगे। तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ देखेंगे हमें ये दो इनके गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो 4u = हम 0 कर देंगे तो u = हमारा 0/4 हो जाएगा। तो u = हो जाएगा 0। और एक हमें फैक्टर इसका मिलेगा u + 2 = 0। तो u = हो जाएगा -2। तो अतः हमारे शून्यक होंगे यानी कि जीरोज हो जाएंगे इसके 0 और -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इनकी जांच करना है तो हम उसी प्रकार से इनकी जांच कर सकते हैं। तो इसमें अचर पद हमारा 0 दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ये मिलना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 - 2, 0 प्लस यानी -2 इक्वल b -b। तो -b यानी कि u का गुणांक यानी 8 अपॉन ये u² का गुणांक यानी 4। तो ये 4 2 जा 8 हो जाएंगे तो -2 हो जाएगा और यहाँ भी -2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो मिलेंगे हमें ये c/a।
तो अल्फ़ा यानी 0 इंटू -2 इक्वल सी यानी कि कांस्टेंट 0 इसमें, और a यानी 4, तो ये 0 हो जाएंगे, इसका भी भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये सिद्ध हो जाएंगे दोनों। अब देखेंगे इसमें ये 5वां क्वेश्चन। तो t² - 15 ये दिया हुआ है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या 15 के स्थान पर एक एग्जाम्पल में ऐसा ही क्वेश्चन दिया है -3। तो इसमें ध्यान देंगे हम कि ये फार्मूला हमें याद रखना, a² - b²। तो ये बराबर होता है a - b और a + b, इसे हमको याद रखना है। तो इसे हम इस रूप में बनाएंगे। तो 15 है, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि रूट में हम 2 बार ले लें तो हमारा रूट हटके वो संख्या 1 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ तो इसको हम लिख सकते हैं √7², तो हमारे ये 7 ही मिलेंगे हमें। तो इस प्रकार से 7 के स्थान पर यदि हम 15 लिख दें तो 15 हमारे क्या हो जाएंगे, √15²। तो इनको लिख सकते हैं हम t² - √15²। तो अब हमें ये इस रूप में मिल जाएंगे, इस रूप में। तो इनको लिख सकते हैं t - √15 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं t + √15। अब इनसे हमें शून्यक मिल जाएंगे। तो ये हमारे क्या थे, यानी कि p t के रूप में और pt यानी कि 0। तो एक बार हम इनको t - √15 = 0 लिख देंगे, तो ये हमारे t इक्वल हो जाएंगे √15। और इसी प्रकार से t + √15 लेंगे 0 करके, तो हमें t इक्वल मिल जाएंगे -√15। तो अतः शून्यक हो जाएंगे √15, -√15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 3 क्वेश्चन किए। अब 2 क्वेश्चन हम करेंगे, जबकि हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होगा तो हमें बहुपद प्राप्त करना है। अब यहाँ पर ये प्रश्न हमें दिए हुए हैं, इनका बहुपद या वर्ग समीकरण बनाना है। तो जैसे एग्जाम्पल 4 हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 दिया गया है। तो शून्यकों का योग, तो योग हमको ये -3 दिया और गुणनफल 2 दिया। तो हमारा बहुपद क्या होता है, तो ये बहुपद का सूत्र हो जाता है, यानी कि x² - शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणन। तो ये हमारा बहुपद हो जाता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि x² माइनस शून्यकों का योग, तो योग हमको -3 दिया हुआ है तो -3 लिख देंगे यहाँ, और x प्लस शून्यकों का गुणन यानी कि 2, और ये हमारा क्या था, px के रूप में। तो शून्य कहाँ है, तो px इक्वल कितना होना चाहिए, 0। तो ये बहुपद हमारा हो जाएगा x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये +3x और +2 इक्वल 0 लिख दें, या हम इसे px के रूप में लिख दें, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इतना इजी प्रश्न है ये, और शायद ऐसा ही कोई परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण का। अब हम एक्सरसाइज 2 में से ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो सेम इसी प्रकार से हम बना देंगे। तो हमारा बहुपद क्या होता है, px इक्वल x² और माइनस योगफल इंटू x प्लस गुणनफल। तो यहाँ लिख देंगे ये x² माइनस योगफल कितना दिया हुआ है, √2x और प्लस ये होगा 1/3 यानी गुणनफल 1/3। अब इसको यदि हम शून्य को 0 कर दें, यानी x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल px इक्वल 0। तो अब ये 3 का यदि हम सब में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे 3x² हो जाएंगे
और माइनस ये 3√2x हो जाएंगे, प्लस यदि 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 ये डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और 3 का यदि 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुपद आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में हम ये भी कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारे आंसर सही माने जाएंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो px हमारा कितना हो जाएगा, यानी x² माइनस योगफल, तो योगफल हमारा कितना हुआ, यहाँ लिखे देते हैं योगफल इंटू x और प्लस गुणनफल, तो ये x² हो जाएगा माइनस ये 0 और इंटू x और प्लस गुणनफल हमारा दिया है √5। तो हल होकर के ये हो जाएंगे x², 0 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हमारा जो टर्म है हट जाएगा, तो प्लस रह जाएंगे √5। तो ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम इसको करेंगे तो इसको भी रखेंगे, यानी px इक्वल, इसको डायरेक्ट हल कर देंगे तो यहाँ x² माइनस, अब योगफल के स्थान पर -1/4 लिख देंगे यहाँ, तो -1/4x और प्लस ये हो जाएंगे 1/4। अब यदि px को हम 0 कर दें तो ये हमें मिल जाएंगे यहाँ x² माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएंगे 1/4x और प्लस 1/4 इक्वल 0। तो यहाँ यदि हम 4 से डिवाइड 4 का प्रत्येक टर्म में यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्वेशन दूसरे प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें यदि 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे या इनका हम एलसीएम लेके हल कर दें तो भी वही आंसर मिलेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² हो जाएगा, और प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड हो जाएंगे, तो हमें x ही रहेगा यहाँ, और यहाँ भी 4 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, इक्वल यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो इस चैप्टर से 2023 के सिलेबस में हमें यहीं तक करना होगा, और चूंकि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए, तो हमें वह करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। देखने के लिए धन्यवाद।